हेलो गाइस, वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं और वो 2 अटेम्प्ट जो हुए हैं उसमें एमपीबीएफ जो है, टंडन कमिटी का जो हमने पढ़ा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, उसके अंदर 3 मेथड्स पढ़े, उस पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और उसमें फिर क्या क्या वेरिएशंस ला सकते हैं वो भी देख लेंगे। कुछ खास ज्यादा है नहीं वेरिएशंस, बट देख लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है जून 19 का है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स अंडर द 3 मेथड्स। ठीक है, तीनों मेथड्स का पूछा है। अब इसमें एक और बात मैं बता दूं कि तीनों मेथड एक साथ नहीं अप्लाई होती। मैंने बताया था कि टंडन कमिटी ने क्या कहा, ग्रेजुअली एक एक मेथड आगे बढ़ते जाना चाहिए इंडिया को, ताकि धीरे धीरे जो बैंक पे डिपेंडेंस है बोरिंग के लिए वो कम होते जाए। क्योंकि एकदम से आप नहीं कर सकते, एकदम से जो मेथड 3 है एकदम से आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सामने वाले को कि वो आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो वैसा आत्मनिर्भर वाला कंसेप्ट है इसमें। तो अभी करंटली इंडिया में मेथड 2 चल रहा है। ठीक है, टंडन कमिटी तो बहुत पुरानी थी, आपने देखा सब। तो अभी अपन इंडिया मेथड 2 पे है। अभी जो भी टंडन कमिटी का रिकमेंडेशन फॉलो कर रहे हैं बैंक्स, वो मेथड 2 पे आ चुके हैं और ग्रेजुअली हम मेथड 3 पे भी आ जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको बाय डिफॉल्ट मेथड 2 अप्लाई करना है। नोट लिख देना है भले कि इंडिया या बैंक्स नॉर्मली अप्लाई मेथड 2 इन इंडिया, ऐसा लिख के आप मेथड 2 यूज कर सकते हो। और इंस्टीट्यूट ने भी मेथड 2 के हिसाब से दिए हुए आंसर। अब यहां तो लिखा ही हुआ है कि तीनों मेथड से बताना है, तो जहां तीनों मेथड बोला है वहां तीनों मेथड बताना है। जहां मेथड ही प्रिस्क्राइब नहीं की हुई, क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, तो आपको बाय डिफॉल्ट मेथड 2 यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए सर, तो अंडर 3 मेथड्स ऑफ टंडन कमिटी नॉर्म्स पर्टेनिंग टू एमएल लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड हाउ यू विल प्रेजेंट इट टू द बोर्ड। बोर्ड को कैसे प्रेजेंट करेंगे वो भी हमको बताना है। अब इसका कोई वैसे फॉर्मेट तो होता नहीं, पर्पस से आप फॉर्मेट बना सकते हो। पर्पस क्या है? पर्पस ये देखना है कि जो अभी बोरोइंग्स हैं वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है या बाहर है। जब फर्स्ट टाइम आप लिमिट लगा रहे हो तब तो लिमिट पता चलती है, पर अगर आप एग्जिस्टिंग बोरोवर हो और एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बैंक बोरोइंग आप ले रहे हो, जो कि इस केस में अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग बोरिंग दी हुई है, मतलब ऑलरेडी आप बोरोवर हो, तो हम क्या प्रेजेंट करेंगे? तो हमको बेसिकली कंपैरेटिव फॉर्म में बताना है कि तीनों मेथड के हिसाब से कितना आपको एलिजिबल है और एक्चुअली आपने कितना लिया हुआ है। उससे पता चलेगा कि और आप ले सकते हो या ऑलरेडी एक्सेस ले चुके हो, वो पता चलेगा। ठीक है, वो कंपैरेटिव फॉर्म में बेसिकली आपको प्रेजेंट करना है। कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, डेफिसिट है कि सरप्लस है, बस ये पता करना है और तीनों मेथड्स के लिए बताना है। ठीक है, चलिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बस एक ही गलती आप यहां कर सकते हो, एक ही गलती कर सकते हो कि ये एग्जिस्टिंग बैंक बोरिंग भी आप यूज कर लोगे इन कैलकुलेशन, तो ये नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? जो भी एमपीबीएफ के क्वेश्चंस हैं उसमें एग्जिस्टिंग बैंक बोरोइंग्स, एग्जिस्टिंग सीसी या जो भी वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी फाइनेंस लिया गया है, अज्यूम ही करना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल का है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी में दिया है। कुछ लोग बोलेंगे सर बैंक बोरोइंग या टर्म लोन भी तो हो सकता है। अरे करंट लाइबिलिटी में दिया है बेटा, सब वर्किंग कैपिटल के आइटम्स हैं। कहीं लिखा हुआ है क्या टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है? अरे हेडिंग लिखा हुआ है यहां पे एग्जिस्टिंग करंट लाइबिलिटी, उसमें 1 2 3, मतलब ये वर्किंग कैपिटल का ही होगा क्योंकि करंट लाइबिलिटी में दिया है। ठीक है, अगर कोई टर्म लोन दिया है तो वो तो अलग ही बात है, वो तो वैसे भी नहीं लेना है क्योंकि हम सब एमपीबीएफ इट्स ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग जो भी बैंक बोरोइंग्स हैं जो करंट लाइबिलिटी में दी हुई हैं वो आपको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। नॉर्मली तो दी नहीं रहेगी, पर दी हुई है तो ध्यान से आपको उसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। हमको वही तो निकालना है, एज पर एमपीबीएफ वही निकालना है कि आप कितना एलिजिबल हो, और फिर एग्जिस्टिंग से कंपेयर करके हम रिकमेंड करेंगे कि भाई आप और ले सकते हो या आपने ऑलरेडी ज्यादा लिया हुआ है तो आप अपना एग्जिस्टिंग बैंक बोरोइंग्स कम करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही है कि ऑलरेडी आप ले चुके हो, इट्स नॉट अ न्यू लिमिट जो आप मांगने आए हो, आप ऑलरेडी बोरोवर हो। अब बस आपका
कंपैरिजन करना है कि एलिजिबिलिटी से कम है या एलिजिबिलिटी से ज्यादा है। आप और लिमिट ले सकते हो या आपको एग्जिस्टिंग भी लोन घटाना पड़ेगा क्योंकि आप लिमिट के ज्यादा हो, तो ये आपको बताना है। ठीक है, समझा? क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। हाउ विल यू प्रेजेंट इट ऑन बोर्ड, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो दिया क्या है, सारे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी दिए हैं, टोटल मार के भी दिया हुआ है। ठीक है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे एक गलती हो सकती है। क्या गलती सर? कि आप डायरेक्टली 14 लाख ले लोगे करंट लाइबिलिटी, क्योंकि टोटल दिया हुआ है ना। लेकिन जब हम एमपीबीएफ के लिए वर्किंग्स कर रहे हैं तो हमको बैंक बोरोइंग्स नहीं लेने होते हैं, इसलिए गलती बहुत आसानी से हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। भले आप कॉमर्स फील्ड के होंगे तो भी पता नहीं चलेगा। तो ध्यान से क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जब भी बैंक बोरोइंग्स भी दिए हुए हैं अलग से एक टोटल मार लेना है यहां पे कि एमपीबीएफ के लिए जब भी मैं करंट लाइबिलिटी लूंगा तो मैं क्या लूंगा, सिर्फ क्रेडिटर्स फॉर परचेस यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स और अदर करंट लाइबिलिटी, ये दो ही आइटम लेने हैं, बैंक बोरिंग नहीं लेना है। ठीक है, तो 4 और 2 मतलब मेरी कैलकुलेशन के लिए करंट लाइबिलिटी कितना होगा, 6 लाख होगा। पहले ही निकाल के अलग से लिख लेना ताकि गलती ना हो। एग्जाम में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है। और अलग से देखो मेथड 3 के लिए कोर करंट एसेट भी आपको दिए हुए हैं 3,80,000। अब काफी बच्चे ही बोलेंगे सर ये नहीं दिया रहा तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेथड 3 पे अगर पूछा हुआ है, तीनों मेथड पूछे हुए हैं और कोर करंट एसेट ही नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। आप काल्पनिक ज्यादा विचार कर रहे हो, ज्यादा मतलब टेंशन ले रहे हो। ठीक है, ये उसका इंडिकेशन है। और वर्स्ट केस नहीं दिया रहा, चलो इंस्टीट्यूट की गलती है, अज्यूम कर लो, थोड़ा बहुत अज्यूम कर लो, करंट एसेट का 10-20% या जो भी एक परसेंटेज है, एक जजमेंट से अज्यूम करके सॉल्व कर लेना। मार्क्स इंस्टीट्यूट को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट की गलती है तो जो भी अजम्पशन लेके उसको सॉल्व करेंगे उनको राइट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो सारे आपके मैंने सवालों के जवाब दे दिए। चलिए, अब जो 3 मेथड्स हैं आपको पता है, बोलो क्या है। चलिए, पहला स्टेप है कि हमको तीनों मेथड्स का अमाउंट निकालना है, फिर प्रेजेंट करना है। बोलो फर्स्ट मेथड, हेडिंग दे सकते हो कैलकुलेशन ऑफ, आप फुल लिखना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया वो ले लो, अंडर 3 मेथड्स। ठीक है, हेडिंग्स दे दो प्रॉपर। पहला है फर्स्ट मेथड, बोलो फॉर्मूला क्या है, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, बोलो कितना आएगा, 75% ऑफ ठीक है। चलिए बोलो, करंट एसेट तो एज इट इज लेने, सेम है, उसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो 14,80,000 माइनस, बस करंट लाइबिलिटी लेते वक्त ध्यान क्या देना है, बैंक बोरिंग नहीं लेना है। तो मैं यहां पे 14 लाख नहीं लूंगा, मैं 6 लाख लूंगा। बोलो कितना आएगा, बोलो। तो 14,80,000 माइनस 6 लाख, ब्रैकेट का वैल्यू आएगा 8,80,000, उसका 75%। ठीक है, इतना मतलब बैंक देगी 6,60,000 अंडर मेथड 1। ठीक है, अंडर मेथड 1। सेकेंड मेथड, बोलो क्या था फॉर्मूला, कि अब हम 75% किसका लेंगे, बस बेस याद रखना है। बेस याद हो गया तो फॉर्मूला अपने आप याद आएगा। पहले में बेस क्या है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सेकेंड मेथड में बेस क्या है, करंट एसेट्स। ठीक है, तो क्या होगा, 75% ऑफ करंट एसेट्स, ये जो भी आएगा माइनस करंट लाइबिलिटी। बोलो 75% ऑफ करंट एसेट यानी कि 14,80,000 माइनस पूरे के पूरे करंट लाइबिलिटी यानी कि 6 लाख। बोलो कितना आएगा, ब्रैकेट का वैल्यू 14,80,000 इंटू 75%, तो वो आएगा 11,10,000 माइनस 6 लाख। बोलो कितना आएगा, 5,10,000, 5,10,000। ठीक है, देखो अमाउंट कम होते जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है या अगर आपका फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया है तो उसका इंडिकेशन भी है कि हो सकता है अमाउंट आपका बढ़ जाए। अगर अमाउंट बढ़ते जा रहा है मतलब फॉर्मूला गलत है। मेथड्स ऐसे ड्राफ्ट की गई हैं कि आपका अमाउंट कम होते जाएगा।
तो पहले में देखो 6,60,000 आया, सेकंड में अब आया 5,10,000 और थर्ड में और कम आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड मेथड, यहां आपको कोर करंट एसेट लगने वाले हैं। देख लो ऊपर कितना है, 3,80,000। बोलो फॉर्मूला क्या है कि जो आपके करंट एसेट्स हैं उसमें से कोर करंट एसेट्स भी माइनस कर लो, उसका 75% हम देंगे। सेकेंड मेथड का ही मॉडिफिकेशन है। सेकेंड मेथड में सिर्फ करंट एसेट में से क्या माइनस करना है, कोर करंट एसेट, बाकी पूरा सेम है, माइनस करंट लाइबिलिटी। बोलो, तो पहले ब्रैकेट आएगा 14,80,000 आपका करंट एसेट है, माइनस कोर करंट एसेट 3,80,000, ये हो गया ब्रैकेट, इसका 75% आएगा, और माइनस करंट लाइबिलिटी यानी कि 6 लाख। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट पहले आपको सॉल्व करना है, फिर उसमें से 6 लाख माइनस करना है। ठीक है, तो पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करो, 14,80,000 माइनस 3,80,000, तो आपका नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट कितने हैं, 11 लाख आपके फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं, उसका 75% बैंक देगी, यानी कि 8,25,000, और ऑलरेडी आपको 6 लाख का क्रेडिट मिला हुआ है जो बैंक क्यों देगी, तो माइनस 6 लाख, तो आपका एलिजिबल बोरोइंग आएगा 2,25,000, 2,25,000। सिंपल है। चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने बता दिया। अब सेकंड पार्ट कि ये बोर्ड को प्रेजेंट करो। ठीक है, बोलो कैसे प्रेजेंट होगा, बेसिकली कंपैरिजन होगा। अब मुझे बताओ एग्जिस्टिंग लिमिट कितनी है, 8 लाख, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट किस में आता है, फर्स्ट मेथड में। आप उसमें भी फिट नहीं बैठ रहे, मतलब 6,60,000 ही मैक्सिमम फर्स्ट मेथड के हिसाब से होना चाहिए, और आपका एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑलरेडी 8 लाख है, मतलब तीनों मेथड में आप एक्सेस में ही आओगे, और लिमिट तो सैंक्शन होगी ही नहीं, और पैसा तो बैंक से मिलेगा ही नहीं। एग्जिस्टिंग जो 8 लाख है वो भी बैंक बोलेगी धीरे धीरे घटा के 5,10,000, जो इंडिया में भी चल रहा है 5,10,000, तो वो लिमिट तक लाओ आप, मतलब बैंक के लिए रिस्की हो, 5,10,000 ही बनता है, और बैंक ने आपको 8 लाख रुपए दे दिए, तो अब ये बैंक की जिम्मेदारी है कि कैसे वो आपका आउटस्टैंडिंग 8 लाख को घटा घटा के 5 लाख तक लाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है। कंपैरेटिव, या उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो, खैर, स्टेटमेंट शोइंग actual bank borrowing as compared to eligible MPBB, maximum permissible bank borrowing। बोलो, तीनों मेथड वाइज बनेगा, टेबुलर बनेगा, हॉरिजॉन्टल भी बना, वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, 1 2 3। बोलो एलिजिबल, तो ये कहां से लाया, वर्किंग नोट 1 लिख सकते हो। बोलो पहला क्या था, 6,60,000, 6,60,000, फिर सेकेंड 5,10,000, और थर्ड था 2,25,000। ठीक है, अब है एक्चुअल बैंक बोरोइंग, तीनों में सेम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 8 लाख। तो जो भी मेथड बैंक यूज करेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, तीनों मेथड एक साथ अप्लाई नहीं होते हैं, एट अ टाइम एक ही मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ आप एक्चुअली माइनस कर रहे हो, मतलब ये स्टेटमेंट क्या रूप में प्रेजेंट हो रहा है कि और लिमिट के लिए आप एलिजिबल हो क्या, और बैंक से आप पैसा ले सकते हो क्या। तो पॉजिटिव आया अगर आंसर, मतलब आप और ले सकते हो, नेगेटिव आया मतलब आपने एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सब नेगेटिव आंसर आएंगे, तो आंसर अपन क्या लिखेंगे, एक्सेस फंड्स टेकन या सैंक्शन। ठीक है, ये एक्सेस उस माना जाएगा, मैं नेगेटिव में लिख रहा हूं। ठीक है, कितना आएगा, 8 लाख माइनस 6,60,000, 1,40,000। बोलो कितना आएगा, 2,90,000, और ठीक है 5,75,000। ठीक है, तो ये एक्सेस है। ठीक है, एक्सेस है, तो आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो,
कि विच एवर मेथड बैंक यूजेस द बोरोवर इज हैविंग और बैंक हैज सैंक्शन एक्सेस लिमिट्स एज कंपेयर टू द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग एज पर टंडन कमिटी। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट भी लिख सकते हो एज पर अबाउ it is clear that bank has sanctioned excess amounts as compared to maximum permissible bank borrowing as per टंडन कमिटी। ठीक है, तो ये ऐसा आपको लिखना है, लिखो लिखो। ठीक है, पॉज करके प्रॉपरली लिखो। ठीक है, वो बारीकियों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि ये रुपीज है तो रुपीज सिंबल लिखना है। ठीक है, ये सब आप बारीकियां, अगर आप मुझसे पढ़े हो एग्जीक्यूटिव में तो आपको पता ही होगा, मैं सब बताता ही हूँ, अकाउंट्स में मैं पढ़ाता हूँ, तो ये सब है। फिर आपको कोशिश करनी है कि सब फुल फॉर्म लिखो। ये तो मैं टीचर हूँ, मैं हर जगह शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस लिख रहा हूँ, आपको हर जगह फुल फॉर्म्स लिखने हैं। एमपीबीएफ मत लिखो, पूरा नाम लिखो, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, कोर करंट एसेट, सब नाम पूरा लिखो। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, 5 में से 5 ही चाहिए, तो कोई मतलब इसमें आप ढिलाई मत रखो, सारे फुल फॉर्म्स लिखो। सारे जो अमाउंट में अपन कॉमास देते हैं, कॉमा सेपरेटर्स दो, रुपीज लिखो, हर चीज लिखोगे तो एग्जैक्टली 5 में से 5 आपको मिल सकते हैं, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्क्रीन। फिर आता है अपना सेकंड। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस भी देना कि एलिजिबल अमाउंट कहां से लाया, वर्किंग नोट 1, एक्चुअल यहां लिख सकते हो, गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन। और यहां पे भी अब वही बोल रहा हूं, इसकी कोई परफेक्शन की लिमिट नहीं है, यहां पे आप इसको प्रॉपर दे सकते हो। यहां ए, बी, फिर यहां सी, और सी में फिर आप वर्किंग दिखा सकते हो, ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, जितना मतलब करो उतना अच्छा है, आधा आधा मार्क भी आपका कटेगा नहीं फिर। ठीक है, हेडिंग लिख दी। ठीक है, फाइनल ऑब्जर्वेशन भी लिख दो। चलिए, तो ये था आपका जून 19 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी में अब है दिसंबर 19 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 19 एमपीबीएफ पे ही है। चलिए स्टार्ट करें। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पूरा डेटा दिया है। देखो, इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग बोरोइंग नहीं दी है। लाइबिलिटी साइड में देखो क्या दिया है, क्रेडिटर्स फॉर परचेस एंड अदर करंट लाइबिलिटी। एक्चुअल बैंक बोरोइंग दिया ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ ध्यान नहीं रखना है। ध्यान कब देना है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर एक्चुअल बैंक बोरोइंग्स दिए हुए हैं तो आपको वो नहीं लेना है कैलकुलेशंस के लिए, वो कंपैरिजन के लिए आखिरी में लेना होता है। फिर एसेट साइड में भी पूरे करंट एसेट्स दिए हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स एंड अदर करंट एसेट्स। आपको बस टोटल मारना है, टोटल मार लो। चलो, दिया नहीं है
करो टोटल, रुपीज इन लैक्स है दिया हुआ है ऊपर, 380 प्लस 40 प्लस 180 प्लस 110 प्लस 30, तो करंट एसेट्स हैं 740 और ये है 200 प्लस 100 300। ठीक है, टोटल मार लो। करना क्या है, कैलकुलेट द एमपीबीएफ एज पर द टंडन कमिटी रिकमेंडेशंस यूजिंग द नॉर्म ऑफ करंट रेशियो ऑफ 1.33। अब ये एक्चुअली मेथड 2 का इंडिकेशन है। ठीक है, मेथड 2 में एक्चुअली करंट रेशियो ऑफ 1.33 रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली सेकेंड मेथड का इंडिकेशन है। तो करंट रेशियो 1.33 लिखा हो या कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी आप मेथड 2 अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इंडिया में अभी मेथड 2 चल रहा है, तो ऑटोमेटिक होगा 1.33। आपको यहां पे कुछ भी नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे ऑटोमेटिकली, जब आप सेकेंड मेथड से निकालते हो आपका करंट रेशियो ऑटोमेटिकली 1.33 ही आएगा, क्योंकि वो बना हुआ ही उसी तरह से कि आपका करंट रेशियो 1.33 हो। ठीक है, डेटा भी उसी तरह से आपको दिया गया है। तो करना क्या है, आपको सिर्फ मेथड 2 से सॉल्व करना है। लिखा हुआ है कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एमपीबीएफ एज पर द टंडन कमिटी। आपको सिर्फ एमपीबीएफ निकालना है और सेकेंड मेथड के हिसाब से निकालना है, जिसमें करंट रेशियो क्या आता है 1.33। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं सेकेंड मेथड, करंट रेशो 1.33 टाइम्स। ठीक है, बोलो क्या है फॉर्मूला, 75% ऑफ करंट एसेट्स, बेस क्या है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इक्वल टू, बोलो 75% ऑफ करंट एसेट कितना है 740 लैक्स। ठीक है, सब में यहां लिख देना रुपीज इन लैक्स, आधा आधा मार्क बचाओ। ठीक है, ये हो गया, माइनस करंट लाइबिलिटी कितना था 300। बोलो तो एमपीबीएफ कितना आएगा 740 इंटू 75%, 555 माइनस 300, तो आएगा 255 लैक्स। ऊपर लिखा ही हुआ ना रुपीज इन लैक्स, तो बस रुपीज लिख देना या रुपीज या यहां लिख देना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 255 लैक्स। ठीक है, मतलब आपको कितना एलिजिबल है 255। अभी कितना लिया हुआ है दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है ना ऊपर, तो आप एग्जिस्टिंग बोरोवर नहीं हो, आप न्यू बोरोवर हो, ऐसा आपको मानना है। क्या फर्स्ट टाइम लिमिट लेने आए हो, मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लेने आए हो और बैंक आपको इवैल्यूएट कर रहा है कि आपको मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, तो आपको 255 दिया जा सकता है। और अगर 255 में दे दूं तो आपका जो करंट रेशियो आएगा वो एग्जैक्टली 1.33 ही आएगा। अभी कितना है पहले निकाल लो, देखो बिना बोरोइंग के अभी कितना है आपका, क्या फॉर्मूला है करंट रेशियो का, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बोलो अभी एग्जिस्टिंग करंट रेशियो कितना है। ठीक है, तो 740 करंट एसेट डिवाइडेड बाय 300 दैट इज करंट लायबिलिटी। बोलो कितना आएगा 740 डिवाइड बाय 300 दैट कम्स टू 2.466। तो आपका अभी करंट रेशियो है 2.466, मतलब आप और करंट लायबिलिटी ले सकते हो, आप बैंक बोरोइंग ले सकते हो। और कितना ले सकते हो ताकि आपका करंट रेशियो कम होते होते कितना रहे 1.33, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आए ख्याल में। तो अब जब मैं 255 लैक्स का आपको सैंक्शन करूंगा बैंक बोरोइंग, तो आपका करंट रेशियो कितना आएगा। ठीक है, तो ये यहां तक आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं करंट रेशियो आफ्टर सैंक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ रुपीज 255 लैक्स। ठीक है, जो ऊपर हम रिकमेंड कर रहे हैं। बोलो क्या होगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट तो सेम रहेंगे, ठीक है, इससे करंट एसेट में कोई चेंजेस नहीं होता है। करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी सर, 300 ऑलरेडी है प्लस 255। बोलो कितना आ जाएगा, मतलब 555। तो 740 डिवाइडेड बाय 555, तो एग्जैक्टली वो आएगा 1.33 टाइम्स, एग्जैक्टली वो आएगा 1.33 टाइम्स। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैसे सर, 1.33 टाइम्स तो पता है ना, ये तो मैं सिर्फ टैली कर रहा था, उल्टा भी कर सकते हो। 1.33 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो रिवर्स कैसे कर सकते हैं,
कि हमको क्या निकालना है कि कितने करंट लाइबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें अभी हमको क्या क्या पता है, हमको करंट रेशो पता है 1.33, करंट एसेट तो सेम ही रहते हैं। हमको निकालना है कि करंट लाइबिलिटी कितने होंगे ताकि हमारा करंट रेशो 1.33 है, जो कि एग्जिस्टिंग 2.466 है, वो कम होते होते 1.36 आएगा। तो क्या करंट लाइबिलिटी मैक्सिमम वो जा सकती है, हमको वो पता करना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, 1.33 CL इज इक्वल टू 740 और CL इज इक्वल टू 740 डिवाइडेड बाय 1.33, बोलो कितना आएगा। मतलब आफ्टर वर्किंग कैपिटल लिमिट, आफ्टर वर्किंग कैपिटल लिमिट आपका कितना करंट लाइबिलिटी मैक्सिमम जा सकता है, ये आपको इससे पता चलेगा। तो 740 डिवाइडेड बाय 1.3333, आखिरी तक 333 लो, तो एग्जैक्टली आएगा 555 लैक्स, ठीक है। अब इसमें से एग्जिस्टिंग करंट लाइबिलिटी माइनस कर लो, ठीक है। तो न्यू कितने लिमिट आपको मिल सकती है, जो ऊपर हम निकाल चुके हैं, इस तरह भी निकाल सकते हो, 555 माइनस 300, तो एग्जैक्टली आंसर 255 ही आएगा। तो सर क्या ये भी लिखना है? नहीं सर, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं कि ये सब क्रॉस टैली हो जाएगा, ये सब क्रॉस टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपका आंसर बस इतना ही है, 255 लैक्स, ठीक है। लिखो, ठीक है, लिखा। चलिए फिर ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिख भी सकते हो यार, 5 मार्क का है, लिख भी सकते हो, 5 मार्क का है, ठीक है। तो ये भी लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और बात मैं बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे प्रेजेंट किया है, ठीक है। काफी बच्चे होते हैं, जब वो देखेंगे इंस्टीट्यूट का आंसर, सर ये तो आंसर सेम है सर, लेकिन प्रेजेंट अलग किया है, तो क्या सर हम ऐसे लिखेंगे, आपके हिसाब से तो मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया है और आपके ऊपर है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं होता है इसका। तो आपके हिसाब से आप आंसर आपको सही लाना है बस, ठीक है। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के हिसाब से आपको करना है। प्रेजेंटेशन इज फ्लेक्सिबल, बट इंस्टीट्यूट का क्या है मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ना हो आप बोलो कि सर आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, तो बता देता हूं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने देखो क्या किया है, नॉर्मल पहले वर्किंग कैपिटल निकाला है, ठीक है, पहले नॉर्मल वर्किंग कैपिटल निकाला है। आप पहले समझो कि ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये फॉर्मूले में देखो क्या है कि करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस हो रहा है। अरे यही तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, उसको पहले 75% से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ये 75% से मल्टीप्लाई करने से मैथमेटिकली होता क्या है, अगर मैं 75% से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्चुअली मैं 25% माइनस कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, 75% माइनस कर रहा हूं, ठीक है। देखो उसको कैसे है, कुछ लोगों को क्या है मैथ्स में दिक्कत है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं कि जैसे हमने किया मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट की वैल्यू निकालो, 740 इंटू 75%, ठीक है, एक्चुअली वो कितना आएगा 555, ठीक है।
अब इसी को मैं अलग ढंग से भी प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं कि मैं करंट एसेट में से 25% माइनस कर सकता हूं, ठीक है। मैथमेटिकली तो सेम ही है, 75% से मल्टीप्लाई करो या टोटल को 25% माइनस कर दो, एक ही आंसर आने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने बस यही किया है कि 740 लिया पहले, फिर माइनस किया भैया 25%, कितना आएगा 740 इंटू 25%, तो वो आएगा 185, तो माइनस 185 करो भाई कितना आता है, तो वो सेम आएगा 555, ठीक है। तो यही फर्क है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है, किया कुछ भी नहीं है। तो पूरा मैं आंसर बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्या है। तो इंस्टीट्यूट ने पहले नॉर्मल वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, क्योंकि हम करंट लाइबिलिटी तो पूरा माइनस कर रहे हैं, करंट लाइबिलिटी तो पूरा आ रहा है ना, सिर्फ करंट एसेट से 25% माइनस करना है, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट ने क्या फॉर्मेट दिया है, पहले नॉर्मल करंट एसेट लिए हैं 740 माइनस नॉर्मल पूरे करंट लाइबिलिटी दैट इज 300, तो आपका नॉर्मल अभी वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 440, ऐसा नॉर्मल पहले प्रेजेंट किया है। अब सिर्फ मेथड 2 में हो क्या रहा है, मेथड 2 में सिर्फ करंट एसेट में से 25% माइनस हो रहा है, तो वो उन्होंने अलग से निकाला है, तो यहां और माइनस किया है 25% ऑफ करंट एसेट, तो यहां आप निकालो 740 का 25%, जो ऊपर हमने निकाला था कितना आया था 185, तो यहां से उन्होंने 185 माइनस किया है, तो सेम आएगा 255, ठीक है। 440 माइनस 255, 440 माइनस 185 सॉरी, तो आएगा 255, ठीक है। तो ये है, तो इंस्टीट्यूट ने आपका ऐसा आंसर दिया, ठीक है। फर्क कुछ भी नहीं है, देखो इसको भी आप और चेंज कर सकते हो कि ये पहले यहां से माइनस कर लो, फिर बाद में 300 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीक्वेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप फॉर्मूले में भी प्रेजेंट कर सकते हो, आप टेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो, करना वही है, ठीक है। आंसर आपका 255 ही आना है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, नहीं सर हम तो इंस्टीट्यूट का ही फॉलो करेंगे, हमको आप पे या कोई भी टीचर पे भरोसा नहीं है, हम तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाएंगे, तो भैया आप लिख लो, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे हेडिंग देके आप ऐसा पूरा फॉर्मेट बना सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ एमपीबीएफ, पहला आएगा ए करंट एसेट, बी करंट लाइबिलिटी, ठीक है, लेस करना है तो आप इसको ब्रैकेट में दिखाना अमाउंट को, ऊपर लिख सकते हो रुपीज इन लैक्स, ठीक है। फिर सी आएगा ए माइनस बी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, और फिर आपको डी निकालना है 25%, वर्किंग भी दे दिया मैंने, और वो लेस करना है, और ई आएगा यहां फिर लिखना है सी माइनस डी, ठीक है, सी माइनस डी, और ऊपर रुपीज इन लैक्स ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस कैसा है, फिर आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ता है, आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ता है, याद रखने वाली चीजें मैं ज्यादा बताता नहीं हूं, जो लॉजिकली आपको याद रहे वो करो तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, उतना आपको इजी लगेगा और कुछ नहीं। चलो तो ये भी लिख लो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस जो आए हैं वो मैंने प्रेजेंट कर दिए। अब आप खुद ही देखो कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ मतलब वेरिएशंस है ही नहीं ना, सिर्फ बैंक बोरोइंग ऑलरेडी दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान से नहीं लेना है। कुछ और भी इसमें अब डेटा आपको एक्सेस दिया रहेगा, आपको इसमें फिक्स एसेट भी डेटा दिया रहेगा, बस आपको ध्यान से वो नहीं लेना है, आपको ध्यान से वो नहीं लेना है, बस इतना ही आपको करना है कि यहां पे फिक्स एसेट का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग दी है, शेयर कैपिटल दिया है, तो वो भी आपके कोई काम का नहीं है, तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए एक्सेस डेटा दिया जा सकता है, बस आपको ध्यान से सिर्फ करंट एसेट लेने हैं और ध्यान से सिर्फ करंट लाइबिलिटी लेनी है अदर देन बैंक बोरिंग, ठीक है, बस कंसेप्ट इतना ही है। तो हो सकता है कंफ्यूजन के लिए आपको एक्स्ट्रा डेटा दिया जाए, बट आपको वो लेना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना टंडन कमेटी के जो दो क्वेश्चंस थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आया हुआ है ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एलसी पे क्वेश्चन आया है, दिसंबर 2019 का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आता है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमने बीजी का एक फॉर्मेट कैलकुलेशन देख लिया था, मतलब एलसी बीजी दोनों का देख लिया था, तो ये एलसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लिमिट फॉर एलसी।
अमाउंट निकालना है, लिमिट मतलब अमाउंट रुपीज में होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द लिमिट ऑफ एलसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑफ मेसर्स मधुकर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब डिटेल्स दिया है। नंबर 1, एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल परचेस, एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल परचेस, ठीक है। सब में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एस्टिमेटेड वर्ड ही आएगा। एलसी पास्ट के लिए नहीं ली जा रही, एलसी फ्यूचर के लिए ली जा रही है, फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस ऑफ द कमिंग ईयर। तो इसलिए हर चीज एस्टिमेटेड होती है फ्यूचर की। तो एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल परचेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। अब ये टोटल परचेस है, हर ट्रांजैक्शन में आप एलसी नहीं लेते हो, अलग से इसलिए दिया हुआ है एस्टिमेटेड परचेस अंडर एलसी। अब जब दो डिटेल्स दी हैं, एक टोटल रॉ मटेरियल दिया है परचेस दैट इज 172.64 करोड़ एंड आउट ऑफ दैट 172.64 करोड़ एलसी में आप कितना करने वाले हो 69.41। तो ये दोनों अलग अलग अमाउंट नहीं है। आउट ऑफ 172 69 करोड़ इज अंडर एलसी और हमको लिमिट काई की बोली गई है एलसी की। तो जाहिर सी बात है हम परचेस किसका लेंगे, एलसी का। मतलब क्या हुआ कि ये डेटा आपके काम का नहीं है। ये जो टोटल रॉ मटेरियल परचेस दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये डेटा इस कैलकुलेशन के लिए काम का नहीं है। सिर्फ एलसी के अंडर कितनी परचेसिंग की जा रही है वो डेटा काम का है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है। फिर टाइम देखो, अब दो पार्ट्स में दिया है। बेसिकली मैंने बताया ना, जितना भी टाइम इन्वॉल्व है, जितना भी समय लगता है, अब उसको आप जितना डिटेल में डिवाइड करो उतना आप कर सकते हो। तो इन्होंने देखो टाइम कैसे कैसे दिया है। पहला दिया है लीड टाइम। लीड टाइम मतलब ऑर्डर देने के बाद गुड्स शिप करने के लिए कितना समय लगता है। नॉर्मली हम क्या लीड टाइम का मतलब क्या समझते हैं कि ऑर्डर करने से रिसीव करने तक कितना टाइम लगता है। अब वो इंडिया में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सही है, क्योंकि उसमें ट्रांजिट इन्वॉल्व नहीं है। ट्रांजिट मतलब कंट्री के कंट्री में ट्रांजिट इन्वॉल्व है, लेकिन ये तो इंटरनेशनल ट्रेड है। तो आप शिप तक पहले पहुंचाते हो, फिर शिपमेंट का टाइम लगता है, फिर वो उस कंट्री के पोर्ट तक आएगा और फिर बायर उसको कलेक्ट कर लेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत लंबा होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो उनको दो में डिवाइड किया है। लीड टाइम का यहां पे मतलब क्या दिया हुआ है, इसलिए लिखा है आगे, दैट इज फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर करने से लेके शिपमेंट तक, सिर्फ शिपमेंट तक का ही टाइम दिया गया है। अब शिपमेंट के बाद भी तो पूरा ट्रांजिट इन्वॉल्व है, तो वो अलग से दिया है। ट्रांजिट टाइम अलग से दिया है। नॉर्मली हम कंबाइन करके इसको हम लीड टाइम कहते हैं, लेकिन उन्होंने स्प्लिट करके दिया है। शिपमेंट तक का टाइम अलग दिया है और शिपमेंट के बाद जो ट्रांजिट होता है उसका टाइम अलग दिया है। तो बस आपको जोड़ लेना है, अलग अलग नाम से दिया है, सारा टाइम आपको ऐड कर देना है। और फिर अलग से देखो यूजेंस पीरियड भी दिया है, क्रेडिट पीरियड यानी कि यूजेंस क्रेडिट पीरियड भी दिया हुआ है। मतलब ये कौन सा एलसी होगा, एक्सेप्टेड क्रेडिट यानी कि टाइम क्रेडिट यानी कि यूजेंस क्रेडिट, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा उन्होंने क्या ट्विस्ट डाला है कि कुछ डेटा डेज में दिया है, कुछ डेटा मंथ्स में दिया है। अब आपके ऊपर है, आप सारा जो टाइम है वो डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो या सारा डेटा मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कोई सही गलत नहीं है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। टू दैट एक्सटेंड आपका आंसर पॉइंट में थोड़ा हल्का सा बदल जाएगा और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आंसर में डिफरेंस नहीं आता, पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो जो इंस्टीट्यूट ने किया है वो मैं आपको वो वाला आंसर बता रहा हूं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, डेज को मंथ्स में कन्वर्ट किया है। तो 10 और 20 इत्तेफाकन 30 डेज ही होता है और इत्तेफाकन वो एक महीना ही होता है, इसीलिए वो किया गया है। पर अगर यहां ऑड डेज हो जाते, सपोज 12 डेज दिया है, 12 और 20 32, अब 32 को फिर आप मंथ्स में कैलकुलेट करोगे पॉइंट में आएगा ना। तो अगर 30 राउंड आता है, 45 आता है, 60 आता है, राउंड आता है, 30 मतलब 1 मंथ, 45 मतलब 1.5 सेफर साइड ले सकते हो, 60 मतलब 2 मंथ, 75 मतलब 2.5 मंथ। ऐसा अगर आप ऐसे राउंड डेज दिया हुआ है तो बेटर है आप डेज को मंथ्स में कन्वर्ट कर लो। तो इन दिस केस 10 + 20 30 होता है और नॉर्मली 1 मंथ में 30 डेज ही अपन लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो 30 डेज को हम एक मंथ ले लेंगे और टाइम पीरियड जो है, क्रेडिट पीरियड जो है वो भी मंथ्स में दिया है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स और 1 मंथ, टोटल पूरा जो पीरियड इन्वॉल्व है दैट इज 4 मंथ्स। और अब हमको सिर्फ क्या चाहिए कि एस्टिमेटेड मंथली परचेस कितना है। देखो पूरा क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन कंजम्पशन। खैर इसमें भी मैं और आपको डिटेलिंग में बताऊंगा
कि एलसी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एलसी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप सोच के बताओ कि क्या ज्यादा रेलिवेंट है, परचेज ज्यादा रेलिवेंट है कि कंजम्पशन ज्यादा रेलिवेंट है? एलसी किसके लिए दी जा रही है? एलसी क्रेडिटर के लिए है। क्रेडिटर का लेना देना से है, क्रेडिटर का लेना देना परचेज से है। अरे भाई आप कंज्यूम करो नहीं करो, आप कितना इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, इससे एलसी की लिमिट से क्या लेना देना है? तो यहां एक्चुअली जो मैं थ्योरी में समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैं आपको कह भी रहा था कि कंजम्पशन का बेस अलग होता है, परचेज का बेस अलग होता है। तो एक्चुअली अब मैं वही उसको और आगे बढ़ा रहा हूं डिस्कशन को कि एज फार एज एलसी लिमिट कैलकुलेशन इज कंसर्न, आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट क्या होना चाहिए? परचेज, क्योंकि परचेज का पेमेंट होता है, कंजम्पशन का पेमेंट नहीं होता, परचेज का पेमेंट होता है। क्रेडिटर का जो डायरेक्ट कनेक्शन है दैट इज विद परचेज, एंड दैट ऑल्सो दैट परचेज विच इज अंडर एलसी, क्योंकि परचेज भी दो प्रकार के दिए ना, एक टोटल दिया हुआ है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप टोटल कितना परचेसिंग करते हो, एंड आउट ऑफ दैट कितना एलसी में कवर्ड है। तो आपको एग्जैक्टली क्या डेटा ढूंढना है? परचेज का डेटा ढूंढना है, रॉ मटेरियल का, एंड दैट टू आपको सिर्फ एलसी में जो कवर हो रहा है वो ही देता है, और अलग से दिया ही रहेगा। इसमें कोई इंस्टीट्यूट पे शक मत कीजिए सर दिया ही नहीं रहा, तो दिया ही रहेगा बेटा, नहीं तो क्वेश्चन फिर वही गलत हो जाएगा, और गलत क्वेश्चन 5-5, 10-10 साल में एक आध बार होता है। इंस्टीट्यूट से भी गलती होती है, मैं मना नहीं कर रहा कि होता ही नहीं है, इंस्टीट्यूट भगवान नहीं है, ड्राफ्टिंग में एरर होता है, बट वो 10-10, 15 साल में एक आध बार हो जाता है, हर अटेम्प्ट में नहीं होता। इट्स नॉट दैट कैजुअल, ठीक है। तो दिया रहेगा डेटा, अब बस कंफ्यूजन के लिए और भी डेटा दिया रहेगा, कंजम्पशन भी दिया रहेगा, टोटल परचेज भी दिया रहेगा, तो वो हमारे काम का नहीं है, हमको सिर्फ परचेसिंग चाहिए, दैट टू अंडर एलसी, ठीक है। तो बोलो, हेडिंग दे देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग, ऐसा प्रॉपर हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन फॉर लिमिट फॉर एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। पूरा लिख दो, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑफ मेसर्स मधुकर। ठीक है, पूरा प्रॉपर टाइटल दे दो। अब करना क्या है? स्टेप तो एक ही है, टोटल टाइम इनटू, अब टाइम क्योंकि मंथ्स में है, बेस मैच करना है, याद आ रहा है थ्योरी में भी कहा था। इस क्वेश्चन में एक ही ध्यान देना है, बेस मैच करना है। डेटा डेज में है तो परचेज भी डेली होनी चाहिए, डेटा डेज मतलब टेनोर अगर मंथ्स में है तो आपका परचेसिंग भी मंथली होना चाहिए। तो जैसे टेनोर, इस क्वेश्चन में टेनोर हम क्या करने वाले हैं? मंथ्स में लेने वाले हैं, तो आपको परचेज को मंथली परचेज में कन्वर्ट करना है। दिया क्या है? एनुअल, ठीक है। तो बोलो, पहला स्टेप हम लिखेंगे पूरा क्या, या पहले पूरा टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो, वो भी चलता है, ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर बता रहा हूं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है, रुपीज इन क्रोर्स। चलो, पहला है लीड टाइम। अब लीड टाइम तो डेज में है, ठीक है, तो वहां मैं लिख रहा हूं लीड टाइम, ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं डेज, कितना? 10 करोड़ नहीं है, ब्रैकेट में डेज लिखाया तो वो डेज माना जाएगा, ठीक है। फिर बी, ट्रांजिट टाइम, ठीक है, 20 डेज, ये भी डेज। फिर अब इसको आप अलग से लिख सकते हो, अब इसको प्रॉब्लम यह है कि टोटल लीड टाइम कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो मैं अलग नाम दे रहा हूं, टोटल लीड टाइम। ट्रांजिट टाइम इज ऑल्सो लीड टाइम, ठीक है, टोटल लीड टाइम, ठीक है। तो अब मैं उसको मंथ्स में भी कन्वर्ट कर रहा हूं, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 कर लिया, तो अब वो डेटा क्या हो जाएगा? मंथ्स में, ठीक है, मंथ्स में आएगा 1, 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाय 30 1, ठीक है। फिर डी ले लेंगे, यूजेंस पीरियड या क्रेडिट पीरियड, ये तो ऑलरेडी मंथ्स में है, ब्रैकेट में लिख देंगे मंथ्स, सॉरी 3 मंथ्स, ठीक है। अब आप लिख सकते हो टोटल टाइम या टोटल एलसी टाइम, ठीक है, टोटल एलसी टाइम,
तो वो आएगा C प्लस डी। ठीक है, इसीलिए मैंने C स्टेप में क्या किया, मंथ्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि आप वहां ऐड कर रहे हो। अब डेज और मंथ्स को आप ऐड नहीं कर पाओगे ना, तो पहले आपको बेस मैच करना पड़ेगा, इसलिए एक सेपरेट स्टेप मैंने ऐड कर दी जिसमें मैंने डेज को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। अब C भी मंथ्स में है, D भी मंथ्स में है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो आपका टोटल आएगा 4 मंथ्स। ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते हो मंथ्स। ठीक है, अब सिर्फ क्या चाहिए, मंथली परचेस, तो वो डायरेक्टली मैं यहां लिख रहा हूं, मंथली परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अंडर एलसी। अब ये तो दिया ही नहीं है सर, तो इसकी वर्किंग दिखा देंगे। बोलो एनुअल कितना है, एनुअल है 69.41 डिवाइडेड बाय 12। एनुअल डेटा को मंथली कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करो, डिवाइड 69.41 डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स टू 5.78। ठीक है, राउंड ऑफ कर सकते हो, 5.78। अब ये देखो मैंने न मंथ्स लिखा ना डेज लिखा, तो ऊपर का जो टाइटल है वो अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको मैं इन जनरल बता रहा हूं कि कैसे इंटरप्रिटेशन होता है। अगर आपने कुछ डेज या मंथ्स लिखा है तो वो होगा, और कुछ भी नहीं लिखा है, पर्टिकुलर्स में कुछ भी अलग से मेंशन नहीं है, तो जो टाइटल दिया है हेडिंग रुपीज इन करोड़ वो अप्लाई होगा। तो 5.78 क्या है, रुपीज इन करोड़ है। ठीक है, या यहां पे भी लिख सकते हो रुपीज इन करोड़, और हेडिंग फिर हटा दो क्योंकि सब में अलग अलग है ना। तो एक काम करो, यहां पे कुछ टाइटल मत दो। ठीक है, यहां कुछ टाइटल मत दो क्योंकि अलग अलग सबका बेस है, तो मत दो। नॉर्मली यहां ऊपर रुपीज इन अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज, या रुपीज इन करोड़, रुपीज इन लाख क्यों लिखते हैं, कि सबका कॉमन है, सब में अलग 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 देने से अच्छा एक बार दे दो, टाइम बचता है। पर यहां सबका अलग अलग है, कुछ डेज है, कुछ मंथ्स है, कुछ रुपीज है, तो भले आप यहां रुपीज इन करोड़ अलग से लिख सकते हो। ठीक है, सब फ्लेक्सिबल है। ठीक है, रुपीज इन करोड्स। अब आएगा टोटल एलसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, टोटल एलसी रिक्वायरमेंट अमाउंट में रुपीज इन करोड़, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ई इंटू एफ, ई इंटू एफ। ठीक है, बोलो 5.78 इंटू 4, 23.12। ठीक है, रुपीज इन करोड़ 23.12। ठीक है, 23.12। अब इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो क्योंकि एलसी राउंड अमाउंट में सैंक्शन होगी। ठीक है, तो 23.12 करोड़, या दैट इज 23 करोड़, ऐसा आप लिख सकते हो, 23 करोड़। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसा आपको मेरे हिसाब से लिखना चाहिए। तो कुछ खास नहीं था, देखो 2-3 चीजों पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकल नहीं है। ठीक है, लिखो, बेस मैच करना है, और परचेज का डेटा पे ध्यान देना है, और वो भी जो एलसी में कवर्ड है। बस ये 2-3 बातों का आपने ध्यान दे दिया। कैलकुलेटर अगर आपको चलाने आता है, प्रॉपर प्लस माइनस डिवाइड आप कर लेते हो, तो फिर कोई एरर होने का चांसेस नहीं है इसमें। ठीक है, लिखो। ठीक है, पॉज करके आराम से आप लिखो। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, जो आपको नंबर दिया गया है ईमेल में, आपने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप उस पर डायरेक्टली उसी दिन पूछ लो। जो भी आपको डाउट होगा, जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, व्हाट्सएप पे आप उसी दिन पूछ के खत्म करो। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है 3 मार्क का। ठीक है, प्रोफेशनल में जून 19 में। ठीक है, कमर्शियल पेपर पे। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। और एक कॉमर्शियल पेपर पे क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव में भी आया था, हाल ही में आया था, वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो 2 वेरिएशन हो जाएंगे। आपको जो अभी आया है वो बहुत ही बेसिक है, इससे ज्यादा टफ एग्जीक्यूटिव में आया था।
तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, तो आपको एक समझ में आएगा कि इसमें और क्या एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, सब कराऊंगा। और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मतलब टेक्निकल नहीं है। कॉमर्शियल पेपर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट। ठीक है, नॉर्मली कमर्शियल पेपर प्रोमिसरी नोट के फॉर्मेट में होता है, हमने पढ़ा हुआ है, और वो इशू एट अ डिस्काउंट होता है नॉर्मली, एंड रेडीमेबल एट पार होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। इशू एट डिस्काउंट, रेडीमेबल एट पार। तो ये जो डिस्काउंट है ये भी तो आपका कॉस्ट हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये जो कम पैसा आपको मिल रहा है पर चुकाना पूरा पड़ रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा आपके जेब से पैसा जा रहा है, जो मिला ही नहीं है वो भी देना पड़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर। ठीक है, सोल्ड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू एंड रिडीम्ड एट इट्स फेस वैल्यू। तो मिलता कम है, देना ज्यादा पड़ता है, तो वो भी आपका एक लॉस होता है। कैलकुलेट द प्री टैक्स। ठीक है, टैक्स का कोई इफेक्ट लेना नहीं है, प्री टैक्स ही कहा गया है। कॉस्ट, जिसका नाम क्या है? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का कॉस्ट निकालना है। ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल पेपर में सिर्फ डिस्काउंट ही होता है, पर आपको क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट दिया है। अब इसमें और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसमें आएंगे। उसमें इशू एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें ब्रोकरेज भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे जो इशू के वक्त कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं जो और भी खर्चे होते हैं अपार्ट फ्रॉम डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ओनली वन ऑफ द एलिमेंट, और भी एक्सपेंसेस उसमें आ सकते हैं, तो वो भी ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑन एनुअलाइज बेसिस। जो भी कॉस्ट आप निकालते हो नॉर्मली वो एनुअलाइज ही आपको पूछा होता है। कमर्शियल पेपर एक साल का नहीं होता, इट कैन बी फ्रॉम 7 days टू 1 year, बट आपका ये जो पेपर है 180 days का है, तो जो कॉस्ट आप नॉर्मली निकालोगे वो 180 days का आएगा। आपको पूछा है एनुअलाइज्ड, मतलब वर्किंग करनी पड़ेगी कि जो भी आपका नॉर्मल डिस्काउंट है, जो आपको एक्चुअली ये लॉस हुआ है, दैट इज ऑफ 180 days ओनली। तो अगर आप नॉर्मली रेट निकालोगे तो वो रेट 180 days का होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है ना आपने, बेसिक्स इंटरेस्ट रेट आपको पता होगा। तो जो नॉर्मली आप निकाल सकते हो वो रेट 180 days का निकलेगा, क्योंकि ये कॉस्ट 180 days का है। इसीलिए आपको अलग से बोला गया है कि आप एनुअलाइज्ड रेट निकालो, वो 180 days वाले रेट को एनुअलाइज्ड में कन्वर्ट करो। ठीक है, बस इतना सही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस ऑफ कॉमर्शियल पेपर इफ द फेस वैल्यू इज 5 लाख रुपीज, यानी आपको चुकाना कितना है? 5 लाख रुपए। वापस कितना करना है? 5 लाख रुपए। और आपको मिला कितना है वो भी दिया हुआ है। मेच्योरिटी पीरियड इज 180 days। कॉमर्शियल पेपर का टेनोर कितना है? 180 days। एंड द नेट रियलाइज्ड अमाउंट इज 4,80,000। नेट जो भी आपको मिला यूज करने के लिए वो 4,80,000 है। मतलब डिस्काउंट कितना हुआ? 20,000 रुपए। मिला 480, वापस कितना करना है? 5 लाख। तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। और वही इस क्वेश्चन में आपके लिए कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल पेपर है। बाकी चीजें दी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो हम सिर्फ डिस्काउंट के एंगल से ही निकालेंगे। बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट्स नॉट कि सिर्फ डिस्काउंट ही होता है, इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं, इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं, ब्रोकरेज हो सकता है, या पेपर वर्क होता है। कमर्शियल पेपर इशू करोगे, प्रिंटिंग कॉस्ट आ सकती है, सबको मिला के हम इशू एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, या फ्लोटेशन कॉस्ट भी वर्ड आता है। फ्लोटेशन कॉस्ट नॉर्मली इक्विटी में आता है, बट मिलता जुलता है। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी इशू करने का जो पूरा खर्चा है, इंटरमीडिएट्स का भी जो एक्सपेंस है, फिर आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सर्टिफिकेट इशू करोगे, कॉमर्शियल पेपर से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, इंसानों को जो दोगे, स्टेशनरी भी जो खर्चा होगा, पब्लिसिटी में जो होगा, सब मिला के इशू एक्सपेंसेस ही उसको नाम दिया जाता है, और वो हम एज अ कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल पेपर लेते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इग्नोर कर रहे हैं, और लिया हुआ है कि 360 days आपको अज्यूम करना है इन अ ईयर। अब ध्यान दो करना क्या है, टेक्निकल फॉर्मूला नहीं, पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं ताकि आपको जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो भी समझ में आ जाए। बेसिकली हमको कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो पहले अमाउंट तो निकाल लो। अमाउंट कितना है मैंने बता दिया, इशू एट डिस्काउंट है, रेडीमेबल एट पार है। तो ये जो डिफरेंस है, मिल कम रहा है, दे ज्यादा रहे, तो ये नुकसान है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या आएगा? रेडीमेबल वैल्यू, जो कि एक्चुअली फेस वैल्यू होती है, तो आप फेस वैल्यू भी लिख सकते हो, माइनस नेट रियलाइज्ड अमाउंट, यानी कि इशू जितने में हुआ है, जितना आपको अमाउंट मिला है,
जिसको आप नेट प्रोसीड्स भी कहते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नुकसान डिवाइडेड बाय, अब जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट जब भी निकालते हैं तो हम बेस लेते हैं कि हमको कितना पैसा मिला यूज करने के लिए, कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेनिफिट। बेनिफिट 4,80,000 है कि 5 लाख है, क्या यूज करने के लिए मिला, 4,80,000 मिला, 5 तो मिला ही नहीं ना। हम कॉस्ट ऑफ फंड्स निकाल रहे हैं ना, फंड्स की बात हो रही है, तो फंड्स जितने एक्चुअली आपको यूज करने के लिए मिले, दैट इज ऑलवेज द डिनोमिनेटर। तो आपको लॉजिक याद रखना है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा जितना यूज करने के लिए मिला, जो बेनिफिट मिला फंड्स का, वो आपको लेना है, तो वो अमाउंट आता है नेट रियलाइज्ड अमाउंट। बेसिक फॉर्मूला इतना ही है, ठीक है। अब मैं आपको वही पूरा एक एक स्टेप बताता हूं, आपके माइंड में सब क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है, ठीक है। कैलसी उठा लो, अब बताओ, ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, मैं फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बोलो, रेडीमेबल वैल्यू है 5 लाख रुपीस यानी कि फेस वैल्यू, माइनस आपको मिला 4,80,000, ठीक है। तो न्यूमरेटर आएगा 20,000। जो भी खर्चा है क्वेश्चन में, जितने भी एक्सपेंसेस दिए वो सब आपके न्यूमरेटर में आने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में एक ही है, तो 20,000 आएगा, डिवाइडेड बाय आपको अमाउंट यूज करने के लिए कितना मिला, 4,80,000, दैट इज नेट रियलाइज्ड अमाउंट। ये हो गया नॉर्मल, और इंटू 100 करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इंटू 100, ठीक है। तो आप इंटू 100 कर लेना। तो पहले इसका मतलब क्या है, मैं मतलब इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, ठीक है। बोलो, 5 लाख माइनस 4,80,000, दैट कम्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100। बोलो कितना आएगा, वो आएगा 4.166। अब ये 4.166 को आप पहले समझो क्या है, मतलब अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। तो ये 4.16 एक्चुअली क्या है, कॉस्ट ही है, कॉस्ट ही है, लेकिन 180 डेज की है, क्योंकि ये 20,000 का ये जो नुकसान हुआ है, ये कितने समय का है, ये 180 डेज का ही है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही 180 डेज का है। आपको क्या पूछा है, क्या आपको कॉस्ट 180 डेज की पूछी है, नहीं, आपको क्या पूछा है, वर्ड्स पे ध्यान दो, आपको क्या पूछा है, कॉस्ट ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस। तो बस इसी को, ये जो अमाउंट, ये जो परसेंटेज आया है 4.166, इसी को आपको एक्चुअली सिर्फ क्या करना है, एनुअलाइज करना है। अब ये एनुअलाइज कैसे करते, ये आपको समझना है। मतलब जो चीज 180 की है आपको 360 की करनी है। ये तो चलो डबल है, आप बोलोगे सर इंटू 2 कर दो, पर नंबर्स बदल सकते हैं। हो सकता है कॉमर्शियल पेपर 22 डेज का हो, 32 डेज का हो, 82 डेज का हो, कुछ भी हो सकता है। तो इतना इजी तो हर वक्त नहीं रहेगा ना। तो फॉर्मूला कैसा है आपको वही समझना है, नंबर्स कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, मैथमेटिक्स में एक्चुअली क्या होता है, पहले आप पर डे का निकालते हो, 180 डेज का है ना, जो भी चीज 180 डेज की है उसको मैं पर डे में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय 180 करके। ये आपको लॉजिक समझना है। जो भी चीज अभी मेरी 180 डेज की है, 4.166 परसेंटेज, ये मेरी कॉस्ट है लेकिन 180 डेज की है। अगर मुझे इसको पर डे में कन्वर्ट करना है, मुझे ये पता करना है कि एक दिन का कॉस्ट कितना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो फॉर्मूला में अभी आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दो। इसलिए इसमें क्या होता है, इनटू डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा 180। द मोमेंट यू डिवाइडेड बाय 180, क्या होगा, आपका आंसर जो भी आएगा वो पर डे में कन्वर्ट होगा। एक दिन का कॉस्ट आपको पता चल गया। अब आपको एनुअलाइज निकालना है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 360 डेज। तो पर डे को 360 डेज का करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। पर डे को 360 डेज में अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनुअलाइज हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे न्यूमरेटर में लेते हैं 360। उल्टा होता है ये। आपको लगेगा सर ये 180 डेज का है तो इंटू 180 करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है सर, उसका लॉजिक है। आपको 180 डेज का थोड़ी निकालना है, आपको निकालना 360 का है, इसलिए मल्टीप्लाई 360 से करते हैं ताकि वो एनुअलाइज निकले, और फिर डिवाइडेड बाय 180 क्यों करते हैं, ताकि वो पर डे का कन्वर्ट हो। तो एक्चुअली हम पहले डिवाइडेड बाय 180 करते हैं तो वो पर डे कन्वर्ट हो जाता है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 360 करते हैं, फिर वो एनुअलाइज्ड कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। एकदम माइन्यूट डिटेल्स मैंने आपको बता दी, फॉर्मूले का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, बोलो। ठीक है, इंटू 100 भी आप कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज में आपको ये निकालना है, ठीक है।
चलो, तो फॉर्मूला ऐसा है, इतना है। बोलो, पहले आपने वो निकाल लिया, 20,000 आएगा आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय 4,80,000 इक्वल टू, तो ये आएगा 0.041666। अब करना है आपको इंटू 360 डिवाइडेड बाय 180 और फिर इंटू 100 एनुअलाइज कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आएगा 8.33%। आए ख्याल में? हुआ वही, डबल हुआ, 180 360 डबल है ना, 4.166 इंटू 2 करोगे वही आएगा। पर मैं वही कह रहा हूं, हर क्वेश्चन में 180 360 ऐसा मल्टीप्लीकेशन इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। और डेज आ गए तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए जो टेक्निकल फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा है मतलब अब इसमें बदलेगा क्या क्या, एक्चुअली फॉर्मूला कैसा है मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूले में 180 थोड़ी होता है, फॉर्मूले में 360 रहेगा। मतलब साल में जितने भी दिन होते हैं, 365 है तो 365 लेना है, 360 है तो 360 लेना है। न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ठीक है, ये न्यूमरेटर फिक्स रहता है। ये जहां ये जो भी दिया रहेगा ना, और सर दिया नहीं है तो अरे अज्यूम कर लो, रिटर्न पेपर है ना, अज्यूम कर लो ना, अज्यूम कर लो 365 डेज इन अ ईयर, 365 ले लो, 360 अज्यूम करना है 360 कर लो। टू द एक्सटेंट ऑफ योर अजम्पशन आपका आंसर सही रहेगा, वो गलत नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ऐसा है, और यहां आएगा टेनोर, फॉर्मूले में क्या आएगा, टेनोर, यानी जितने डेज का आपका कॉमर्शियल पेपर है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉमर्शियल पेपर आपका कितना है, 180 डेज का है, तो मैंने 180 डेज ले लिया। मतलब हर फॉर्मूले में 180 नहीं आएगा, टेनोर 90 है तो 90 आएगा, जो भी आएगा डिवाइडेड बाय आपको टेनोर करना है। जैसे ही आप डिवाइडेड बाय टेनोर करते हो वो पर डे में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आप 360 से मल्टीप्लाई कर जाते हो वो एनुअलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं पर एनम, क्योंकि 8.33 क्या है, पर एनम है, एनुअलाइज्ड है, तो ये आपका आंसर आ गया। बस इतना ही आंसर है, इतना ही आंसर है, इतना ही फॉर्मूला है, इतना ही आंसर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, लिखो। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो एग्जीक्यूटिव का रहेगा, और उसमें और भी एलिमेंट्स दिए रहेंगे, ठीक है। फॉर्मूले का लॉजिक पूरा सेम है, फॉर्मूले का लॉजिक पूरा सेम रहेगा, नंबर्स बदलेंगे और एक आध दो एलिमेंट्स जो हैं, जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जितने भी कॉस्ट आपको दिए रहे हैं आपको सब न्यूमरेटर में ही लेने हैं, डिनोमिनेटर हमेशा नेट जो आपको अमाउंट मिला यूज करने के लिए वही आएगा, और फॉर्मूला भी सेम रहेगा, इनटू जितने डेज हैं इन अ ईयर, 360 या 365 ही रहता है वो भी, और डिवाइडेड बाय 10 और ही आएगा, ठीक है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट फिक्स होता है, ठीक है। आप पॉज करके आराम से लिख लो। तो टॉपिक है कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल पेपर का कॉस्ट आपको पूछा गया है। अब कॉस्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट का है, कंसेप्ट सेम होता है कि जितने भी चार्जेस आप भर रहे हो, जो भी कॉस्ट उस इंस्ट्रूमेंट में लगता है, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी उस पर चार्जेस लगते हैं वो आपका कॉस्ट होता है, वो रुपीज में होता है। आपको सिर्फ कॉस्ट परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो जो भी आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, जो भी अमाउंट आपको अलग अलग नाम से बेयर करना पड़ता है कंपनी को, उसको डिवाइड करना होता है कि कंपनी को क्या बेनिफिट मिल रहा है, बराबर। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इशू करते हो, आप क्यों इशू करते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ फंडिंग, आपको पैसा यूज करना होता है। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि जो भी आपको कॉस्ट लग रही है वो न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइडेड बाय जो भी फंड्स आपको यूज करने के लिए मिल रहे हैं, फंड्स अवेलेबल फॉर यूज, फेस वैल्यू का यहां कोई काम नहीं है। तो फंड्स अवेलेबल फॉर यूज ये आपका डिनोमिनेटर है। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी फैक्टरिंग में पढ़ा चुका हूं, तो फैक्टरिंग से काफी मिलता जुलता है, फैक्टरिंग में भी सेम ही लॉजिक यूज होता है, ठीक है। तो नाम बदलते रहेंगे, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, लॉजिक्स पे ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें जो थ्योरी पार्ट है वो इग्नोर करता हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूं।
ठीक है। कंपनी इशूज 90 डेज कमर्शियल पेपर, ठीक है। हम कंपनी के एंगल से पढ़ रहे हैं, ये इन्वेस्टर के एंगल से नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन इन्वेस्टर के एंगल से भी आता है, पर वो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो वो इन्वेस्टर के एंगल से आता है। ये कॉस्ट का क्वेश्चन है, मतलब ये इशूअर के एंगल से आता है, ठीक है। तो पूरा 90 डेज मतलब अपने काम का है। मैंने 90 डेज का कमर्शियल पेपर इशू किया है। आप कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ चुके हो थ्योरी में, कौन इशू कर सकता है क्या नहीं, ये वो सब आपको पता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में, वहां इसका कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। तो 90 डेज कमर्शियल पेपर है ऑफ फेस वैल्यू 1000 एट 970, ठीक है। तो हमारा जो इशू प्राइस है दैट इज 970, मतलब हमको जो फंड्स मिलने वाले हैं इन्वेस्टर से फॉर यूज वो 970 है, ठीक है। 970 हमको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। और फेस वैल्यू इज 1000। अब फेस वैल्यू का यहां ये काम है कि वो रेडीमेबल कितने पे है, अलग से देखो रिडम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो ये नॉर्मल आपका अजम्पशन होता है कि कमर्शियल पेपर इज इशूड एट डिस्काउंट एंड इट इज रिडीम्ड एट पार। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है कमर्शियल पेपर का। तो वो इशू हुआ है 970 पे, तो आप देखोगे तो मतलब वो डिस्काउंट है, और यही डिस्काउंट आपका कॉस्ट है, यही डिस्काउंट आपका कॉस्ट है ओवर द ड्यूरेशन जो भी कमर्शियल पेपर का है, दैट इज 90 डेज। ये जो डिफरेंस है कि आपको मिल 970 रहा है, मिल 970 रहा है, पर आपको देना कितना है 1000 रुपए, तो ये जो 30 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो दैट इज योर कॉस्ट। और कमर्शियल पेपर पे कोई रेगुलर पीरियोडिकल इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो इशू एट डिस्काउंट होता है, और जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो ही आपका कॉस्ट होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, काफी इंस्ट्रूमेंट्स में है, ठीक है। ट्रेजरी बिल भी ऐसा ही होता है। तो 970 में इशू हुआ है, मतलब आपको 970 रुपीज यूज करने के लिए मिले हैं, और आपको 1000 रुपए लौटाने हैं, मतलब आपका जो कॉस्ट है ये इंस्ट्रूमेंट का 90 डेज का दैट इज 30 रुपीज। 30 रुपीज आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट है, क्योंकि आपको रेगुलर इंटरेस्ट नहीं देना है, ये डिस्काउंट ही आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। द क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस आर 0.5% ऑफ द साइज ऑफ द इशू। अब ये आपको अज्यूम करना है कि ये 0.5 का बेस क्या है, बेस लेना पड़ेगा ना कि ये साल का है कि कितने का है। तो नॉर्मली जो भी इंस्ट्रूमेंट का ड्यूरेशन होता है वो ही ड्यूरेशन लिया जाता है। तो अगर कमर्शियल पेपर ही 90 डेज का है तो ये सारे कॉस्ट भी 90 डेज के ही होंगे ना, ये बहुत ही नॉर्मल अजम्पशन है, ठीक है। तो ये 0.5 जो भी है, 0.5 ऑफ द साइज ऑफ द इशू, ये आपका 90 डेज का है, ठीक है। फिर है इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस आर 0.35%, सेम 90 डेज का, एंड स्टैम्प ड्यूटी इज 0.25%। तो सारे ये जो तीनों चार्जेस हैं, क्रेडिट रेटिंग, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी, ये तीनों चार्जेस आर फॉर 90 डेज, ठीक है। और आपसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इशूइंग द कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो पूरा कॉस्ट कितना है वो आपको निकालना है, जिसके इस क्वेश्चन से पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि 4 एलिमेंट्स है। एक है इंटरेस्ट, जिसको आप डिस्काउंट नाम भी दे सकते हो, इंटरेस्ट जो 30 रुपीज है दैट इज इंटरेस्ट। सेकेंड इज क्रेडिट रेटिंग चार्जेस, थर्ड इज इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस, एंड फोर्थ इज स्टैम्प ड्यूटी। ये चारों को मिला लेना है, बस इतना ही क्वेश्चन है, 6 मार्क का आ चुका है। अब इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है ऑफ कोर्स, कि आपको जो कॉस्ट बतानी होती है, कॉस्ट इज ऑलवेज इन परसेंटेज, परसेंटेज में बतानी होती है, और वो परसेंटेज हमेशा पर एनम के बेस में होता है। आ रहा है कुछ समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खैर इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। व्हेन इज द कंपनी एलिजिबल, ये जो है ये भी 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, मतलब प्रैक्टिकल 3 या मैक्सिमम 4 मार्क का ही है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन भी है उसमें साथ में, इसलिए वो 6 मार्क्स का है। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट मतलब जो मेरे हिसाब से सिंपल वे है आंसरिंग का, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये 90 डेज पे निकालने हैं, और फिर जो टोटल कॉस्ट होगा 90 डेज का उसको एक साथ पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक एक इंडिविजुअली भी आप ये कन्वर्जन कर सकते हो, बट आपकी कैलकुलेशंस 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगी, बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी 3 एक्सपेंसेस तो 90 डेज के बेस पे हैं, और जो इंटरेस्ट निकलेगा वो भी 90 डेज पे निकलेगा। तो चारों का टोटल मार लो, वो 90 डेज का होगा, फिर सीधे टोटल को आप 90 डेज से कन्वर्ट करके पर एनम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट है सर इंटरेस्ट। तो यहां इंटरेस्ट क्या होता है,
रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू वैल्यू, तो ये आएगा 30 रुपीज। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है। 30 रुपीज तो आपको मिल गए, पर आपको अमाउंट कितना यूज करने के लिए मिला है, वो है 970। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 970। ठीक है, अब ये आपको समझना है कि जो भी निकलेगा ये 90 डेज का होगा, ये पर एनम डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर आप ले रहे हो 30 आपका कॉस्ट कितना है, 90 डेज का ही है। तो जो भी परसेंटेज भी आप निकालोगे ना, परसेंटेज भी 90 डेज का ही रहेगा। हर परसेंटेज पर एनम नहीं होता, आप क्या नंबर यूज करते हो उसके हिसाब से होता है। तो यहां न्यूमरेटर मेरा 90 डेज का है, तो मेरा परसेंटेज भी 90 डेज का ही आएगा। ठीक है, तो इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा 90 अपना परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं सब पहले 90 डेज का निकाल रहा हूं, उसके बाद सीधे अपन नीचे फाइनल स्टेप में उसको पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो निकालो कितना आएगा, कैलसी उठाओ। 30 डिवाइडेड बाय 970 इंटू 100, तो ये आएगा 3.09%, 3.09%। ठीक है, तो ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 90 डेज कॉस्ट, 90 डेज का पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर सेकंड, अब बाकी सब तो दिए ही हुए हैं, परसेंटेज में ही है, ऑलरेडी 90 डेज ही है। ठीक है, बोलो क्रेडिट रेटिंग, issuing and paying agent charges, ठीक है, सब इशू एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे आपके कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, और ये हर फंडिंग में लगते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 90 डेज, बोलो 3.09 प्लस 0.5 प्लस 0.35 प्लस 0.25, ये आता है 4.19। बस अब फाइनल स्टेप में क्या करना है, इसको पर एनम में कन्वर्ट करना है। बोलो कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर या इशुइंग कमर्शियल पेपर पर एनम। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी परसेंटेज है वो जो भी बेस का है, पर एनम का तो है नहीं, इसीलिए तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो जो भी वो बेस का है, जैसे करंट क्वेश्चन में दैट इज फॉर 90 डेज, तो उसको उसके बेस से डिवाइड करो। जब भी आप उसको जितने डेज का वो है उतने से डिवाइड करते हो तो वो एक दिन का कैलकुलेट हो जाता है, मैथमेटिक्स है। तो 4.19 अगर 90 डेज का है तो मैं उसको 90 डेज से जैसे डिवाइड करूंगा, जो भी एक आंसर आएगा वो होगा इंटरेस्ट फॉर 1 डे, एक दिन का निकल जाएगा वो। अब हमको क्या करना है, पर एनम का कैलकुलेट करना है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो बस उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 365 से, तो आपका पर एनम का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल है, कुछ याद नहीं रखना है, सब लॉजिक है। ठीक है, तो 4.19% डिवाइडेड बाय 90 क्यों लिया, क्योंकि 4.19 90 डेज का ही है, उसको इसलिए 90 से ही डिवाइड होगा। और अब हमको कैलकुलेट कितने का करना है, साल भर का। तो साल भर में कितने दिन होते हैं, 365, बराबर। बोलो कितना आएगा, 4.19 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 365, तो ये आएगा 16.99, मतलब ऑलमोस्ट 17% पर एनम। ठीक है, तो सिंपल, तो इतना ही क्वेश्चन है, लिख लो। फर्स्ट स्क्रीन, तो इसमें एक और क्या आपका ऑप्शन था आपके पास कि यहीं आप एक और कॉलम भी बना सकते हो, ये 90 डेज का, एक और कॉलम वहां पर एनम का, एक एक चारों को भी आप पर एनम यहीं के यहीं आप निकाल लो और उसको ऐड कर लो, वो भी चलता है। पर आपको फिर 4 बार कैलकुलेट करना पड़ता। ये जो फॉर्मूला है जो मैंने एक बार सिर्फ यूज किया, ये आपको 4 बार यूज करना पड़ता, और गलती से कहीं भी आपका एरर हो गया तो गए। इसीलिए एक ही बार कन्वर्ट करना पड़े ऐसा आपको करना है। तो मैंने इसीलिए पहले 90 डेज का निकाल लिया और पूरे को 90 को फिर पर एनम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन लिख लो, और ये है सेकंड स्क्रीन। ठीक है, पॉज करके आराम से आप लिखो।
तो ये था कमर्शियल पेपर का क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इशुइंग कमर्शियल पेपर।